हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर। आज हमें जानना है पॉलीमर्स के बारे में और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो चलिए जल्दी इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो पॉलीमर होता क्या है? पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट्स। तो पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट्स। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे पार्ट हो। तो इट इज़ डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इट इज़ डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर मास, हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर मास। तो देखिए, क्योंकि इसके मैनी पार्ट्स हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाई मोलिकुलर मास होगा ही होगा। तो ये इस मैनी पार्ट्स हैं, ये हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल गया। और क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इसमें हाई मोलिकुलर मास होगा ही होगा, तो ये हमें पता चल गया है। और जिन पार्ट से ये मिलके बना होता है उसे मोनोमर्स बोलते हैं। तो पहले ये पॉलीमर की डेफिनेशन हो गई। जिन पार्ट से ये मिलकर बना होता है, ये जो मैनी पार्ट्स थे वो पार्ट्स का क्या नाम रखा गया है? तो जिन पार्ट से ये मिलके बना होता है उसे मोनोमर बोलते हैं। तो मोनोमर क्या हो गया? मोनोमर क्या हो गया? द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ये मोनोमर की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर नोन एज, या फिर ऐसे लिख लीजिए द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स फ्रॉम विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड इज नोन एज मोनोमर, आर नोन एज मोनोमर। क्योंकि हमने सबके बारे में बोल रहे हैं तो सभी को मोनोमर्स कहा जाएगा। आर नोन एज मोनोमर। तो ये पॉलीमर की डेफिनेशन हो गई और ये मोनोमर की डेफिनेशन हो गई। और इस प्रोसेस को, जिसमें वो पॉलीमर डिफरेंट मोनोमर से बना होता है, इसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन किसे बोलते हैं? तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर from respective monomers is known as polymerization. तो सबसे पहले हमने जाना कि पॉलीमर क्या होता है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है पॉली मीन्स मैनी और मर हो गया पार्ट्स। क्योंकि मैनी पार्ट्स हैं तो इसका हाई मोलिकुलर वेट होगा, तो इससे हमने इसकी डेफिनेशन बना दी। इट इज़ डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर वेट। तो अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो इन्हें मोनोमर्स बोला जाता है। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो रिपीट कर रही हैं, जिनसे मिलकर पॉलीमर बना है, उसे मोनोमर बोला जाता है। और पॉलीमराइजेशन, ये जो प्रोसेस है जिसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो कि मोनोमर हैं, उनसे जब फॉर्मेशन होता है पॉलीमर का, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन लिख लीजिए। आप स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम पॉलीमर टॉपिक। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। एक चीज़ और ऐड कर लीजिए यहाँ पे कि जो मोनोमर्स होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। पॉलीमर में जो मोनोमर्स की लिंकेज होती है वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। द मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। द मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो चलिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन क्या होगी? क्या एक ही तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है पॉलीमर्स की? क्या एक ही तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है पॉलीमर्स की? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स polymers can be divided into various parts. So first है depending on source. source क्या है? कहाँ से आया? तो सोर्स क्या है पॉलीमर्स का? उस बेस पे पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहला हो सकता है नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर्स। तो इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये इसका सोर्स कहाँ से है। तो ये एनिमल्स और नेचर से मिलते हैं, मतलब ये नेचुरल पॉलीमर्स माने नेचर से मिलते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट से मिलते होंगे। तो यस, these polymers are obtained from plants and animals. These polymers are obtained from plants and animals. तो ये हो गए नेचुरल पॉलीमर्स। तो जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स, और जो नेचर से नहीं मिलते हैं वो दो और तरह के होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सेमी सिंथेटिक और एक होता है सिंथेटिक। जो सेमी सिंथेटिक होता है ना तो वो कम्प्लीटली नेचुरल होता है और ना ही कम्प्लीटली मैनमेड होता है। तो इस कैटेगरी में जो हमारे पॉलीमर्स आ जाते हैं वो हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो पहले वाले का एग्जांपल लिख लीजिए, वो होते हैं प्रोटीन, स्टार्च, रेजिन एंड रबर। तो ये एग्जांपल हो गए नेचुरल पॉलीमर्स के। अब सेमी सिंथेटिक जो ना कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं ना कम्प्लीटली सिंथेटिक होते हैं, तो ये कुछ बीच के कैटेगरी होते हैं। तो इनके एग्जांपल होते हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स सच एज रायोन एंड सेल्यूलोज नाइट्रेस। सेल्यूलोज नाइट्रेट। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो तो आपको शायद पता भी होंगे, और जो आप डेली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में और ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर, वो होगी प्लास्टिक। जिसमें एग्जांपल हो गया पॉलीथीन। थैली लेके आ जाते हैं ना भाग भाग के दुकान वाले से, तो वही पॉलीथीन है ये, जिसे हमें कम यूज़ करना चाहिए। तो ये है सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट हो सकता है कैटेगरी फाइबर्स, जिसका एग्जांपल है नायलॉन 66। अभी के लिए लिख लीजिए, ये आगे आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये 6 और 6 का क्या मीनिंग है। अभी के लिए नोट कर लीजिए फाइबर्स, जो कि जिनका एग्जांपल है नायलॉन 66। या फिर हो गया, यहाँ पे हमने सिर्फ रबड़ ली थी जो नेचुरली मिलती थी, यहाँ पे है सिंथेटिक रबड़, जिसकी एग्जांपल है ब्यूना एस। तो ये नोट कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ये क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो आगे चलिए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगली क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है। और भी कई क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन हमें सिर्फ सोर्स के बेस पे ही करनी है। तो मैं जस्ट लिखवा देती हूँ कि किस किस बेस पे इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है, किस किस बेस पे पॉलीमर्स को और क्लासीफाई किया जा सकता है। अभी के लिए हमें बस अभी सोर्स के डिपेंडिंग ऑन सोर्स करनी है। इनको और क्लासीफाई करा जा सकता है पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा है?
या फिर इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, इनके मोलिकुलर फोर्सेस क्या है। या फिर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मोनोमर्स के बेस पे कि इनके मोनोमर्स कैसे हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी। ये हमें बस अभी पता रखना है कि इन बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। जो आपको क्लासिफिकेशन अभी के लिए याद करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा है। बाकी आप ध्यान में रख लीजिए कि पॉलीमर्स को इन बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें करना है अभी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये मैं जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली टाइप होगी है एडिशन। फर्स्ट जो टाइप है वो है एडिशन या चेन ग्रोथ। एडिशन या चेन ग्रोथ। तो सुनिए, आप इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो इस केस में जो पॉलीमराइजेशन होती है उसमें मोनोमर्स ऐड होते हैं, एक के अंदर दूसरा ऐड होता है, तीसरा ऐड होता है। और नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो चेन लंबी होगी, छोटी तो नहीं होगी। कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो इसमें एडिशन हो रही होती है, तो मीन्स चेन लंबी होगी। तो इसीलिए इसके दो नाम हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, in this the molecules of same or different monomers add together। मोनोमर्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ऑन लार्ज स्केल। तभी तो पॉलीमर बनेगा, बहुत सारे मोनोमर्स ऐड होंगे। तो इस केस में जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि वो ऐड होते हैं, और ऐड होते हैं तो चेन लंबी हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है। ये फर्स्ट टाइप हो गया। तो इसका हम कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ये लिख लीजिए पहले इतने। तो एक एग्जांपल हो गया इसका पॉलीइथीन। अभी हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए लिख लीजिए पॉलीइथीन। इसका एग्जांपल हो गया। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोनोमर्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट मोनोमर्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इस बेस पे इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला है होमोपोलीमर्स। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोपोलीमर और दूसरा होता है कोपोलीमर। तो होमोपोलीमर में क्या होता है, द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय, इनकी डेफिनेशन लिख दीजिए। मैंने आपको बताया कि होमोपोलीमर में सेम तरह की मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं, ऐड होती हैं, और कोपोलीमर जो होता है उसमें वो मोनोमर यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती है। तो होमोपोलीमर में क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन होगी द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय polymerization of single monomeric unit। और कोपोलीमर में यही क्या हो गया, ये बाकी सब सेम रहेगा। द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। तो ये नोट कीजिए, ये हो गया हमारा एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पर टाइप। तो अभी हम करते हैं इसका एक मैकेनिज्म।
एडिशन चेन ग्रोथ किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है वो देख लेते हैं जल्दी से। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे डिटेल में, कुछ एग्जांपल डिटेल में करेंगे। तो चलिए इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, कौन से मैकेनिज्म से जाती है ये। तो जो ये रिएक्शन है वो जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो रेडिकल बनाने के लिए एक रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर कैटलिस्ट डाला जाता है, जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटाइल पेरोक्साइड हो सकता है, या टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो सकता है। तो इसके लिए हमें बस उसके नाम लिख रही हूँ मैं, क्या क्या डाला जा सकता है। फ्री रेडिकल टू जनरेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या डाला जा सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये डाला जा सकता है। और ये देखिए होती कैसी है। तो ये 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। एक होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, एक होता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, और एक होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चेन इनिशिएटिंग स्टेप में सबसे पहले रेडिकल बनता है, चेन प्रोपेगेटिंग में चेन बढ़ती है, और एंडिंग और चेन टर्मिनेटिंग में वो क्लोज हो जाता है रेडिकल। तो देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएटिंग। एक का ही हम एग्जांपल लेंगे इनमें से। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल ले रहे हूँ मैं। तो चेन इनिशिएटिंग में मान लीजिए हमने ले लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। तो ये टूटकर लाइट वगैरह की प्रेजेंस में ये रेडिकल बना लेता है, C6H5 रेडिकल। ये रेडिकल बन जाते हैं। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, फिर यहाँ पे एक रेडिकल बन जाता है, और फिर ये फर्दर टूटकर C6H5 रेडिकल बन जाता है। फिर उसके बाद चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है, ये हमारा जो इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करता है। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो जैसे हमने बताया था आपको, इथेन की केस में ये पॉलीथीन जैसे बनती है, तो इथेन की केस में होता है ये इथेन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको 2C6H5। तो एक मॉलिक्यूल आएगा रेडिकल का, वो रिएक्ट करेगा। ये भी एक्चुअली चेन इनिशिएटिंग में ही है। C6H5 प्लस इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर उसके बाद ये बना लेगा एक रेडिकल C6H5 CH2। ये ठीक कर लेना, ये जो पार्ट है ये भी चेन इनिशिएटिंग में ही है। तो ये जो ये रेडिकल बना था, ये रेडिकल रिएक्ट करता है इथेन के साथ, और फिर ये एक और रेडिकल बना लेता है एडो के। तो फिर इसके बाद होगा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप सीखेंगे। तो अगला है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो हमारा ये बन गया था, अभी ये हमारा है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो ये हमारा है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा बना है ये फर्दर एक और इथीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और ये एडिशन होती चलेगी। तो ये बन जाएगा C6H5 CH2 डॉट, ये रेडिकल बन जाएगा। तो इसी तरह से ये ऐसे चलते चलते फाइनली C6H5 CH2 N यूनिट्स, कुछ N यूनिट्स ऐड हो जाएंगी,
और ये रेडिकल लास्ट में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपोगेटिंग स्टेप में और इथीन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते चलेंगे और एक कुछ n मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो जाएंगे तो ये रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में कैसे ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक स्टेप ऐसा होगा जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो वो होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे C6H5, ये कुछ n मॉलिक्यूल्स बने थे, ये डबल बॉन्ड हट गया था, CH2 n कुछ यूनिट्स थी, ये रेडिकल, ये ऐसे दो रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे जिसे हम मॉलिक्यूल नहीं पॉलीमर बोलेंगे। तो ये आप बना सकते हैं CH2, ये मैंने एक बॉन्ड ऐसा बना दिया आपकी जगह नहीं थी तो CH2 N C6H5। तो ये बस मैंने यहाँ पे इसको जोड़ा है, दो रेडिकल यहाँ से एक और कंबाइन हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये आप कर भी सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खुद करके देख सकते हैं, आपको ये लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एडिशन पॉलीमर्स के। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया था वो है पॉलीथीन। सबसे पहला एग्जांपल है पॉलीथीन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पॉलीथीन दो तरह की होती हैं, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीथीन को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ में, इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो अगला है हमारा पॉलीथीन। पॉलीथीन जैसे कि मैंने बताया दो तरह की होती है, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको हम LDP लिख सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक होती है हाई डेंसिटी HDP लिख सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो हमें ऑब्टेन्ड होती है, ये पॉइंट्स बना लीजिए। इट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एट हाई प्रेशर पे ऑब्टेन होती है ये, और जो की रेंज होती है जिसकी 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर पे हमें ऑब्टेन होती है। और टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन लिख दीजिए 350 से 570 केल्विन। तो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन होती है, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर, जो भी हमने आपको बताए थे वही वाले इनिशिएटर की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड इनिशिएटर। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है इस कंडीशंस पे। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो प्रेशर उसको प्रेशर चाहिए होता है 6 से 7 एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत ही कम प्रेशर चाहिए होता है, और टेम्परेचर चाहिए होता है 333 से 343 केल्विन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए, जो हाई है उसको लो चाहिए, जो लो है उसको हाई चाहिए। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो लो है उसे हाई चाहिए, जो हाई है उसे लो चाहिए। ओके, तो अभी आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको फ्री, क्योंकि ये पेरोक्साइड इनिशिएटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। लेकिन जो ये है दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये पॉलीथीन बनता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर होता है जो कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होता है, ये लो डेंसिटी, ये हाईली ब्रांच्ड होता है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ये। लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो लीनियर चेन होता है, ये हाईली ब्रांच्ड होगा और ये लीनियर चेन होगा। तो हम इसकी फ़ोटो भी बना सकते हैं, अगर इसका ये हाईली ब्रांच्ड है तो इसकी फ़ोटो बना देते हैं। इसकी हम फ़ोटो बना सकते हैं दोनों की, जब हमें पता चल गया है कि ये कैसे दिखते हैं।
तो ये LDP था, ये HDP था। क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ बीच में ब्रांच होंगी। लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है, क्योंकि वो लीनियर है तो वो ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ ब्रांच नहीं होंगी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये लीनियर होता है तो इसे लीनियर चेन पॉलीमर भी बोला जाता है, लीनियर चेन। इन्हें लीनियर पॉलीमर्स भी बोला जाता है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन में कुछ और क्वालिटीज़ लिख लीजिए। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। 4th पॉइंट लिख लीजिए, केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रांचिंग होती है। और पुअर कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी केमिकली इनर्ट होते हैं, ये भी केमिकली इनर्ट होते हैं। रिलेटिवली टफ होते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी होती है इनकी, तो रिलेटिवली टफ और हार्ड, रिलेटिवली टफ एंड हार्ड। तो ये हम खुद से ही सोच सकते हैं कि इनकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि बीच में ब्रांचिंग नहीं है तो पैकिंग अच्छी हो रही होगी, तो इसीलिए इनकी जो पैकिंग अच्छी हो रही होगी तो हाई डेंसिटी होगी, तो इसीलिए रिलेटिवली टफ होंगे और हार्ड होंगे। लेकिन इस केस में ब्रांचिंग होने की वजह से इनकी पैकिंग इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, तो इस वजह से ये इसके कंपेयर में होते तो हैं टफ, लेकिन इसके कंपेयर में इतने टफ नहीं होते। और क्योंकि ब्रांच है तो इसलिए फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे हम। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो चलिए, ये हमने अभी पॉलीथीन के बारे में देखा था। पॉलीथीन को हमने डिटेल में पढ़ा था। अभी कुछ और एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल देख लेंगे हम, कुछ और एग्जांपल्स देख